नमस्कार, जय हिंद। देखिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओ हेनरी की कहानी द लास्ट लीफ और के बाद thereafter कोशिश होगी कि एक वीडियो में एक ही क्लास में एक एक स्टोरी कंप्लीट हो ले। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग स्टोरी की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस राइटर इन ब्रीफ। ठीक है, सबसे पहले थोड़ी सी बातें अबाउट द राइटर करते हैं एंड देयर आफ्टर विल मूव टू द स्टोरी। एंड एक्चुअली द नेम ओ हेनरी, ये जो ओ हेनरी नेम है, ये एक्चुअली दिस इज द नेम ऑफ द राइटर, इस पेन नेम। ये क्या है? ये एक पेन नेम है, पेन नेम ऑफ द राइटर। पेन नेम क्या होता है? पेन नेम इज अ स्यूडोनेम। ठीक है, जैसे कि एक फॉल्स नेम के रूप में जनरली कभी आइडेंटिटी छुपाने के लिए या किसी स्पेशल इफेक्ट के लिए किसी अन्य अन्य रीज़न से जो है राइटर्स एक पेन नेम यूज़ करते हैं। पहले जनरली आइडेंटिटी छुपाने के लिए होता था, अब बहुत सारे अन्य रीज़न से जो है पेन नेम रखे जाते हैं। ठीक, तो ये एक्चुअली जो राइटर है मिस्टर ओ हेनरी, उनका जो रियल नेम है, रियल नेम इज़ विलियम सिडनी पोर्टर। हम याद रखिएगा। ठीक है, कभी आपको जब एमसीक्यूज वाले एग्जामिनेशंस मिलेंगे तो वहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि घुमा फिरा कर के ये बातें पूछी जाती है कि ओ हेनरी किसका पेन नेम है और विलियम सिडनी पोर्टर का पेन नेम क्या है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट ओ हेनरी, दैट इज हिज रियल नेम इज विलियम सिडनी पोर्टर and the name O. Henry or Oliver Henry is pen name for him. He has used several pen names out of which O. Henry is most popular. ठीक है, तो जितने भी नाम इन्होंने यूज़ किए उसमें जो ओ हेनरी नाम है वो मोस्ट पॉपुलर नामों में से एक है या मोस्ट पॉपुलर नाम है। ही वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड प्राइमरली नोन फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, और बेसिकली इनको शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाना जाता है। लिटरेचर में इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज के जॉनरा में सबसे ज़्यादा काम किया था। ठीक है, दो ही आल्सो रोट पोएट्री एंड नॉन फिक्शन। ठीक है, पोएट्री और नॉन फिक्शन भी लिखा, बट ही इज पॉपुलर ओनली फॉर हिज शॉर्ट स्टोरी एंड हिज शॉर्ट स्टोरीज आर वेरी फैंटास्टिक एंड वेरी पॉपुलर। He was born on September 11, 1862 इन ग्रीनबोरो। ठीक है, ये जगह का नाम है ग्रीनबोरो, एंड इन नॉर्थ कैरोलाइन ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल। ठीक है, अमेरिकन सिविल वार के दौरान इनका जन्म हुआ था इन 1862 ऑन 11 सितंबर। 11 सितंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, द थिंग इज इम्पॉर्टेंट दैट ही वॉज बॉर्न 1862 इन नॉर्थ कैरोलिना। ठीक है, आप ये ग्रीन्सबोरो नहीं भी याद रख पाएंगे कोई बात नहीं, बट 1862 एंड नॉर्थ कैरोलिना एंड ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वार, इतनी बात याद रखना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हिज पेरेंट्स वर, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं सोच रहा हूँ अभी सही है। हिज पेरेंट्स वर अल्जर्नर सिडनी पोर्टर। इनके फादर का नाम जो था वो था अल्जर्नर सिडनी पोर्टर। आप याद रख सकते हैं फैक्ट के रूप में, देन वेरी गुड। ही वॉज अ फिजिशियन। ठीक है, नहीं याद रख सकते तो जब आपको रिटन एग्जामिनेशन लिखना है वहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपका जब भी कहीं एमसीक्यूज का एग्जामिनेशन होगा, इन दैट कंडीशन आपको फादर और मदर का नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे याद रखेंगे आंसर रिच होगा आपका। ही वॉज अ फिजिशियन एंड हिज मदर मेरी जेन वर्जीनिया पेनिस पोर्टर। ठीक है, she was a housewife, she was not something else, and Porter used number of pen names, जैसे मैंने बिगनिंग में बताया कि इन्होंने बहुत सारे पेन नेम्स यूज किए, जस्ट लाइक ओ हेनरी, ओलिवर हेनरी। ठीक है, एंड ओ हेनरी इज मोस्ट पॉपुलर। ओ हेनरी जो है पेन नेम इनका, वो सबसे पॉपुलर पेन नेम है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज राइटिंग करियर, अदर नेम्स इंक्लूडिंग एस एच पीटर्स, जेम्स एल ब्लिस, टी डी डोड एंड
हावर्ड क्लार्क। ये सारे जो नाम हैं, ओ हेनरी, ओलिवर हेनरी, एस एच पीटर एंड जेम्स एस ब्लिस, टी बी डाउड एंड हावर्ड क्लार्क, ये सारे जो नाम हैं, ऑल दीज नेम्स आर यूज्ड एज पेन नेम्स, बट द मोस्ट पॉपुलर वन इज ओ हेनरी, एंड ओ हेनरी का ही पूरा जो फॉर्म है वो है ओलिवर हेनरी। ठीक है, ये इनका सबसे पॉपुलर पेन नेम है। Nevertheless, the name O. Henry seemed to garner the most attention from editors and public and was used exclusively by Porter for his writing by about 1902। लगभग इन्होंने 1902 से जो राइटिंग स्टार्ट की उसमें इन्होंने लगभग इसी नाम का यूज़ किया है, ओ हेनरी का। ठीक है, उसके पहले इन्होंने बहुत सारे नाम किए, लेकिन ओ हेनरी को 1902 के बाद से एक्सक्लूसिवली यूज़ किया। ठीक है, एंड ही गेव वेरियस एक्सप्लेनेशंस फॉर द ओरिजिन ऑफ दिस पेन नेम। इसके संबंध में उन्होंने बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस भी दिए हैं, बट नो नीड टू डिस्कस ऑल दोज रीजंस। Just you have to remember that this is the pen name and the most popular pen name of the writer William Sidney Porter. He gave various explanations. आगे देखें इनकी डेथ की कब हुई। He was died in June 5, 1910। ठीक है, जून 5, 1910 को इनकी डेथ हो गई। ठीक है, एंड ऑफ क्राइसिस ऑफ द लिवर, सॉरी साइरोसिस ऑफ द लिवर की एक बीमारी है। ठीक है, इस बीमारी की वजह से इनका डेथ हो गया। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज एंड एन इनलार्ज हार्ट। ठीक है, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस, इसको कहते हैं मॉड। ठीक है, इस जो इनको कम्प्लीटली सही टर्म में अगर इसको बात किया जाए तो दिस इज मॉड। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ मॉड, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन। ठीक है, तो ड्यू टू मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन इनकी जो डेथ हुई वो 1910 में हो गई, 5 जून को। 5 जून नहीं भी याद रहेगा कोई बात नहीं, बट यू हैव टू रिमेंबर 1910। ठीक है, पोर्टर्स स्टोरीज वर नोन फॉर नेचुरलिस्ट ऑब्जर्वेशंस, विटी नरेशन एंड सरप्राइज एंडिंग। ठीक है, 3 स्पेशल क्वालिटीज हैं इनके राइटिंग की। ठीक है, फर्स्ट वन इज दैट naturalist observations means he observes things as in their nature। ठीक है, उनको properly he observes and narrates them in a very vivid manner। ठीक है, witty narration and his narrating quality is very witty means विटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण, बहुत बुद्धिमानी के साथ, बहुत इंटेलिजेंस के साथ ये अपना नरेशन करते हैं, बहुत ही फैंटास्टिक वे में स्टोरी को, उसका जो प्लॉट है उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको नरेट करते हैं। एंड लास्ट वन इज अ सरप्राइज एंडिंग। ठीक है, दिस इज वेरी कॉमन फीचर ऑफ द स्टोरीज ऑफ ओ हेनरी। ओ हेनरी की स्टोरीज का जो सबसे कॉमन फीचर है वो है सरप्राइज एंडिंग। ठीक है, बिकॉज एवरी नॉवल हैज स्पेशल एंडिंग, अ सरप्राइज एंडिंग। फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट लीफ you will find the ending with the death of Brahman, the old painter, and recovery of the very ill Sue। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इल थी सू, वो लड़की, उसकी रिकवरी हो जाती है, और जो ठीक ठाक कंडीशन में था ब्राह्मण, उसकी डेथ हो जाती है। डेथ के कॉजेस थे, एंड उसमें जो लास्ट लीफ जो उस पेंटिंग का जो है सिग्निफिकेंस है, वो सबसे स्पेशल एंडिंग का फीचर है, मींस कि उसका विशेष रूप से सिग्निफिकेंस है। ठीक है, मोस्ट ऑफ पोर्टर्स स्टोरीज आर सेट इन हिज ओन टाइम सेटिंग जो है इनकी लगभग वही टाइम है जिस टाइम में ये जिए, जिस टाइम में ये रहे, द अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है, 20th सेंचुरी का अर्ली पार्ट, उस समय जिस समय में ये लिख रहे थे उसी समय में इनकी स्टोरीज जो है ऑलमोस्ट सेट हैं, उनकी सेटिंग टाइम ऑलमोस्ट वही है जिस समय में इन्होंने जीवन जिया, जिस समय में इन्होंने स्टोरीज लिखी। एंड ही हैड एन ऑब्वियस अफेक्शन फॉर न्यूयॉर्क, means most of the stories by William Sidney Porter, that is O. Henry, are set in न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, ज़्यादातर जो स्टोरीज इनकी हैं वो न्यूयॉर्क सिटी में बेस्ड हैं, दैट बिकॉज दिस इज
दिस इज ड्यू टू अफेक्शन ऑफ द राइटर फॉर द न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, राइटर को जैसे न्यूयॉर्क सिटी बहुत ज़्यादा पसंद था, और इसलिए इसकी जो मोस्ट ऑफ स्टोरीज हैं वो जो है न्यूयॉर्क सिटी में बेस्ड है। ठीक है, और टाइम सेटिंग इनका जो है लगभग 20th सेंचुरी का फर्स्ट पार्ट है, जिस समय में ये लिख रहे थे, विच ही कॉल्ड बैग्ड ऑन द सबवे। ठीक है, और न्यूयॉर्क सिटी को ये बैग्ड ऑन द सबवे कहते हैं। एंड मैनी ऑफ हिज स्टोरीज आर सेट देयर, सारी स्टोरीज इनकी वहाँ सेटिंग है बहुत सारी स्टोरीज की, वाइल अदर्स आर सेट इन स्मॉल टाउन्स आर इन अदर सिटीज। ठीक है, ज़्यादातर स्टोरीज इनकी न्यूयॉर्क में सेट हैं, मीन्स न्यूयॉर्क की सेटिंग पर बेस्ड हैं। एंड सम अदर्स आर सेट इन सम अदर स्मॉल टाउन्स, स्मॉल प्लेस। ठीक है, कुछ अन्य अन्य शहरों में भी इनकी बहुत सारी स्टोरीज सेट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दैट इज दे फ्रीक्वेंटली फीचर वर्किंग क्लास कैरेक्टर्स। अलग अदर फीचर्स में आप देखें तो इनके कैरेक्टर्स के फीचर में आप देखिएगा तो एक है कि मोस्ट ऑफ कैरेक्टर्स आर वर्किंग क्लास कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इनके जो कैरेक्टर्स होंगे वो वर्किंग क्लास कैरेक्टर्स हैं। एंड देयर आफ्टर पुलिस, जैसे पुलिसमैन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन हिज स्टोरी आफ्टर 20 years देयर वॉज अ पुलिसमैन। There were two friends, and one of them is a policeman. The other is a criminal. ठीक है, दो फ्रेंड्स की स्टोरी है, उनमें से एक पुलिसमैन है, एक क्रिमिनल है। ठीक है, तो पुलिसमैन इनकी स्टोरीज में मिलेंगे, और क्या मिलेंगे, वेट्रेस मिलेंगी। ठीक है, क्रिमिनल्स मिलेंगे, सोशल आउटकास्ट मिलेंगे। सोशल आउटकास्ट का मतलब जो सोशली बहिष्कृत लोग हैं। ठीक है, तो ये जो एक तरीके से वर्किंग क्लास कैरेक्टर्स हैं वो इनकी स्टोरीज का में मेनली आते हैं स्टोरीज में। उन्हीं पर बेस्ड स्टोरीज जो है इनके होती है। ठीक है, इन हिज डेज ही वाज हिज डे ही वाज कॉल्ड द अमेरिकन आंसर ऑफ फ्रेंच नेचुरलिस्ट गाय डी मॉप्सेंट। ठीक है, एक फ्रेंच फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं जिनका नाम है गाय डी मॉप्सेंट। अभी जो इस समय फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर नहीं फर्स्ट पेपर में जो ENG 102 है उसमें गाय डी मॉप्सेंट की एक शॉर्ट स्टोरी जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है। आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट BA फर्स्ट ईयर की इस समय के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। एंड ही इज़ वेरी फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ फ्रांस एज वेल एज ऑफ वर्ल्ड वाइड ड्यू टू ट्रांसलेशन ऑफ हिज स्टोरीज। ठीक है, तो स्टोरीज की ट्रांसलेशन के लिए की वजह से इनको वर्ल्ड वाइड बहुत बेहतरीन शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाना जाता है। तो दिस मिस्टर ओ हेनरी इज कंसिडर्ड एज अमेरिकन आंसर टू फ्रेंच नेचुरलिस्ट गाय डी मॉप्सेंट। ठीक है, तो इनको उनके रैंक का उनकी इक्वल जो है एक स्टोरी टेलर माना जाता था, स्टोरी राइटर माना जाता था। एंड हुज वर्क वाज सिमिलरली कंसर्न्ड विद द struggles of common people and often had twist endings। ठीक है, और गाय डी मॉप्सेंट की जो स्टोरीज हैं उनमें क्या होता है कि जनरली जो स्टोरीज हैं ऑल आर अबाउट द स्ट्रगल ऑफ कॉमन पीपल। मींस गाय डी मॉप्सेंट की जो स्टोरीज हैं उनमें भी जो कैरेक्टर्स हैं वो कॉमन पीपल होते हैं। एंड एंडिंग ऑफ द स्टोरीज आर वेरी ट्विस्टेड एंडिंग्स। ठीक है, बहुत एक ट्विस्ट के साथ एंडिंग होती है, बहुत बेहतरीन एंडिंग जिसको कहा जा सकता है। ठीक है, आगे कहते हैं दैट इज ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनका जो पहला कलेक्शन है, फर्स्ट कलेक्शन कैबेजेस एंड किंग्स was his first collection of stories, and that was followed by the 4 million। ठीक है, दूसरा इनका जो कलेक्शन था वो था द 4 million, एंड हिज फाइनल वर्क वाज ड्रीम। इनका जो लास्ट कलेक्शन था, लास्ट वर्क था वो ड्रीम था। स्टोरी का भी नाम है, कलेक्शन भी है। अ शॉर्ट स्टोरी इंटेंडेड फॉर द मैगजीन द कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन एक मैगजीन है, उस मैगजीन के लिए इन्होंने एक फाइनल वर्क लिखा था, लास्ट वर्क, जिसको कहते हैं द ड्रीम। बट दिस इज इनकम्प्लीट वर्क, ये कंप्लीट नहीं हुआ था। इस स्टोरी को कंप्लीट करने से पहले ही ओ हेनरी डाइड। ठीक है, एंड अमंग द मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज, ठीक है, कुछ इनकी जो बहुत बेहतरीन फेमस स्टोरीज हैं
उनमें से कुछ के नाम आपके सामने हैं और इन स्टोरीज़ को आप जो है याद रखिएगा इनके नाम, क्योंकि लिखने में आपको आंसर्स कुछ ना कुछ स्टोरीज़ को आपको जो है लिखना पड़ेगा। जैसे ये आफ्टर 20 ईयर वेरी फेमस स्टोरी है। मोस्ट ऑफ आप में अगर जो लोग यूपी बोर्ड से पढ़े होंगे शायद उनके सिलेबस में प्रिस्क्राइब रही होगी ये स्टोरी, द गिफ्ट ऑफ मांगी। आपने पढ़ी हो या सुनी होगी, जिसमें एक कपल की स्टोरी है। जो कपल में लड़की थी उसके बाल बहुत सुंदर थे और जो लड़का था उसके पास एक बहुत सुंदर सी सोने की घड़ी थी। ठीक है? तो क्रिसमस आता है एंड दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट परचेज करना चाहते हैं और बेहतरीन गिफ्ट देना चाहते हैं। तो जो और बट दे आर वेरी पुअर। ठीक है, जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस किया कि बहुत कॉमन पीपल हैं इनकी स्टोरी में, तो दे आर वेरी कॉमन पीपल, वर्किंग क्लास पीपल, एंड दे आर वेरी पुअर। ठीक है, बट स्टिल दे वांट टू गिव अ सरप्राइज गिफ्ट टू ईच अदर। ठीक है, एंड उस गिफ्ट के लिए इसने क्या किया, जो लड़का था स्टोरी में उसने अपनी वॉच को गिरवी रख दिया एंड जो लड़की थी उसने अपने बाल बेच दी। ठीक है, उसने अपना बाल बेच करके जो पैसे मिले उससे एक टाइटेनियम का जो है वो घड़ी का चेन लिया एज गिफ्ट, और जो लड़का था उसने अपनी घड़ी गिरवी रख दी और उस घड़ी को गिरवी रख करके उसने उसकी बालों के लिए एक मेकअप किट खरीदी। तो फाइनली जब दोनों ने एक दूसरे को दिया तो एट दैट टाइम दोनों के जो गिफ्ट थे वर्थलेस थे, बट देयर फीलिंग्स वाज प्रीसियस। ठीक है, उनकी जो फीलिंग्स थी वो बहुत प्रीसियस थी। दैट वाज द फाइन एंडिंग ऑफ द स्टोरी। एंड रैंसम ऑफ रेड चीफ कॉप एंड द एंथम, the retrieved reformation, the duplicity of Hargreaves, and the cobbler's way. And after 20 years is a story of two friends. दो फ्रेंड्स हैं, उनकी स्टोरी है। दोनों है एक दिन फाइनली डिसाइड करते हैं कि आज वो अलग होते हैं, बिकॉज कि एक दूसरे देश जा रहा था और दूसरा अपने ही देश में रहना चाहता था। तो दूसरा जो है जाना नहीं चाह रहा था, तो उन दोनों ने आखिरी जब मीटिंग की तो उन दोनों ने एक वादा किया दैट आफ्टर 20 ईयर्स दे विल मीट हियर एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। वही समय होगा, वही स्थान होगा, चाहे जहाँ होंगे दुनिया में, अगर वो जिंदा है तो निश्चित रूप से वो दोनों मिलेंगे। तो स्टोरी इस बात के साथ बिगिन होती है कि जो एक आदमी है वो उस प्लेस पर इंतज़ार कर रहा होता है, जबकि वहाँ की चीज़ें 20 साल में बहुत कुछ बदल चुकी होती हैं। तभी वहाँ पर एक पुलिसमैन आता है। वो उस आदमी से थोड़ी बहुत बातचीत करता है एंड फिर बीच में वो आदमी उससे माचिस माँगता है और सिगार जलाता है। जब वो आदमी सिगार जलाता है, माचिस जलाता है, तब उसका चेहरा उस लाइट के प्रकाश में दिखता है उसको। और फिर वो पुलिसमैन वहाँ से चला जाता है इस बात का डिस्कशन करते हुए कि भाई उनका जो फ्रेंड आने वाला है वो निश्चित रूप से आएगा। और वो जाता है एंड देयर आफ्टर कुछ समय के बाद एक दूसरा आदमी वहाँ, एंड ही गिव्स अ लेटर टू द मैन हु वाज वेटिंग। ठीक है, जो आदमी इंतज़ार कर रहा था उसको एक लेटर देता है, और उस लेटर को जब वो आदमी पढ़ता है तो बहुत परेशान और दुखी हो जाता है, बिकॉज कि ही वॉज वांटेड क्रिमिनल। जो आदमी वेट कर रहा था वो एक वांटेड क्रिमिनल था, उसको पुलिस खोज रही थी। एंड जो आदमी बाद में आया था ही वॉज अ पुलिस मैन इन सिविल ड्रेस एंड ही वॉज देयर टू अरेस्ट हिम। वो वहाँ पर आया था उसको अरेस्ट होने के लिए, और उसने जो लेटर दिया उसको, उस लेटर में लिखा था कि वो जो आदमी आया था पहले वही उसका फ्रेंड था, उस वो नहीं पहचान सका, और वादे के मुताबिक वो सही समय पर था और उसने देखा कि वो आदमी वो है जो पुलिस के द्वारा वांटेड है। तो वो वापस गया बिना अपनी आइडेंटिटी बताए हुए, और एक पुलिसमैन को उसने सिविल ड्रेस में भेज दिया और उसको अरेस्ट करने के लिए, और इसी पर कहानी ख़त्म हो जाती। दिस इज़ द आफ्टर 20 ईयर्स। 20 साल के बाद दोनों कहाँ थे और कैसे थे, कितनी उन्नति कर चुके थे, ये बात जो है जानने समझने के लिए ये स्टोरी थी। एंड फाइनली यहाँ पर एक मॉरल भी था कि जो गुड पीपल है वो गुड होगा, अच्छा होगा, और क्रिमिनल्स जो होंगे उनकी बैड एंडिंग होगी। सेकंड थिंग इज़ दैट कि
फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप वर्सेस ड्यूटी, ठीक है। तो उसने फ्रेंडशिप भी निभाई और ड्यूटी भी निभाई। एज फ्रेंड वो समय पर मिलने आया, एंड व्हेन ही फाइंड दैट द मैन इज अ क्रिमिनल एंड वांटेड बाय द पुलिस, देन ही गोज बैक एंड परफॉर्म्स हिज ड्यूटी, ठीक है। वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म किया, बिकॉज की ड्यूटी इज आल्सो हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो दो इनमें जो मैंने बहुत सारी स्टोरीज की, इनमें भी दो की स्टोरीज बहुत ब्रीफ में हमने आपको सुना दी, जो कि आपको मे बी हेल्प कर सकता है समझने के लिए। एंड फाइनली वी कम टू द स्टोरी दैट इज प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, द लास्ट लीफ, ठीक है। लास्ट लीफ से स्टोरी है जो आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, वेरी फैंटास्टिक स्टोरी। एंड दिस स्टोरी वाज पब्लिश्ड इन 1907, 1907 में ये स्टोरी पब्लिश हुई थी, ठीक है। और इस कलेक्शन का नाम था दी ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरी, ठीक है। 1907 में ये कलेक्शन पब्लिश हुआ था, 1907, ठीक। इस कलेक्शन में ये स्टोरी द लास्ट लीफ पब्लिश हुई, ठीक है। एंड द स्टोरी फर्स्ट अपीयर्ड ऑन अक्टूबर 15, 1905। पहली बार जो स्टोरी पब्लिश हुई थी वो द न्यूयॉर्क वर्ड, ठीक है। द न्यूयॉर्क वर्ड एक मैगजीन है, इसमें पहली बार 15 अक्टूबर 1905 को पब्लिश हुई थी। मींस कि दिस स्टोरी वाज रिटन इन 1905 एंड फर्स्ट पब्लिश्ड ऑन 15 अक्टूबर 1905, बट लेटर इट वाज आल्सो कलेक्टेड इन द कलेक्शन 1907 कलेक्शन द ट्रिम्ड लैम्प एंड अदर स्टोरी, ठीक है। एंड द स्टोरी इज सेट इन ग्रीनविच विलेज, एक गांव है छोटा सा, ठीक है, ग्रीनविच विलेज, ठीक है। कब? ड्यूरिंग अ निमोनिया पैंडमिक, कि यहाँ पर साइलेंट होता है। निमोनिया इज अ डिजीज, ठीक है, एक फेफड़ों की एक डिजीज है, ठीक है, जिसमें फेफड़े ब्लॉक हो जाते हैं और आदमी मर भी जाता है अगर समय से उसको इलाज ना मिले, ठीक इलाज ना मिले, ठीक है। तो दैट वाज अ एपिडेमिक ऑफ निमोनिया, एंड उस एपिडेमिक के दौरान जो है ग्रीनविच विलेज है, उस ग्रीनविच विलेज में ये स्टोरी सेट है, वहाँ पर ये स्टोरी घटित होती, कहानी वहीं की है। इसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं, देखिए शॉर्ट स्टोरीज में कैरेक्टर्स उतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितने कि नॉवेल्स में होते हैं। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं उनकी संख्या भी बहुत कम है। दैट इज़ दो फ्रेंड्स हैं, सू एंड जॉन्सी। बोथ आर रूममेट्स, एक ही कमरे में दोनों रहते हैं। बोथ आर आर्टिस्ट, दोनों पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं। सू इज एज यंग, इज अ यंग आर्टिस्ट, एक यंग आर्टिस्ट है हु लिव्स विद हर फ्रेंड जॉन्सी, ठीक है, जो कि अपनी फ्रेंड जॉन्सी के साथ रहती है। जॉन्सी अनदर यंग आर्टिस्ट हु इज सूज फ्रेंड, एंड शी हैज निमोनिया, ठीक है। सॉरी, बिगनिंग में हमने आपको बता दिया सू को निमोनिया हुआ था, सू बच गई थी, बट जॉन्सी को निमोनिया हुआ था, सू ठीक थी, ठीक है। तो सॉरी, ठीक है। तो जो है सू और जॉन्सी दोनों जो है यंग आर्टिस्ट, ठीक है। और कहाँ रहते हैं? ग्रीनविच विलेज में रहते हैं। एक्चुअली ये दोनों पहले से परिचित नहीं थे, पहले से फ्रेंड्स नहीं थे। दे मीट एट अ रेस्टोरेंट एंड दे फाइंड देयर हैबिट्स, देयर लाइकिंग्स वेरी सिमिलर। दैट्स वाई द बोथ डिसाइडेड टू बी द पार्टनर इन अ रूम, ठीक है। तो दोनों ने मिल करके एक कमरा लेने की सोची, क्योंकि जैसे जो स्ट्रगलिंग टाइम होता है किसी आर्टिस्ट का, किसी स्टूडेंट का, किसी पेंटर का, तो स्ट्रगलिंग टाइम में लोगों के पास पैसे कम होते हैं। उस पैसों की बचत के लिए या फिर अन्य तरीकों से कास्ट कटिंग के लिए लोग जो है पार्टनरशिप में एक साथ कमरे लेते हैं। तो उसी तरीके से दोनों फ्रेंड्स थी जो एक साथ कमरा लेकर के रहती थी, ठीक है। कहाँ पर? इन द ग्रीनविच विलेज। और जिस बिल्डिंग में ये रहती थी उसी बिल्डिंग में एक बूढ़ा आदमी रहता था, हु वॉज आल्सो अ पेंटर, दैट वॉज नेम्ड बहरमन। उसका नेम क्या था? बहरमन एक नाम था उसका। एंड ही एन ओल्ड आर्टिस्ट, ठीक है। और स्टोरी के एंड में ही डाइज ऑफ आफ्टर पेंटिंग द लास्ट लीफ। एक पेंटिंग है जिसको वो भीग करके पेंट करता है, और उस भीगने की वजह से उसको निमोनिया हो जाता है, एंड ही डाइड, ठीक है। स्टोरी के एंड में वो ब्राह्मण जो है वो मर जाता है, बहरमन, ठीक है। तो ये तीन जो कैरेक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं।
एंड इनके अलावा एक और कैरेक्टर है, या यूं कह लिया जाए कि दो कैरेक्टर्स हैं, दे आर पर्सनिफाइड कैरेक्टर्स दैट दे विदाउट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग plays very important role in the story. That is, one is pneumonia disease and the other is old ivy creeper. ठीक है, जो आइवी क्रीपर है उसकी जो जिस लास्ट लीफ की बात इस स्टोरी में हो रही है, वो इसी आइवी क्रीपर की थी। एक दीवार पर या किसी भी चीज पर चढ़ने वाली लता है, ठीक है, जो कि सू और जॉन्सी के कमरे की खिड़की के सामने वाली दीवार पर चढ़ी हुई थी, और उसमें कुछ पत्तियां थी जो धीरे धीरे गिर रही, ठीक है, ड्यू टू स्नोफॉल, ड्यू टू रेन। ठीक है, बारिश और स्नोफॉल की वजह से वो पत्तियां ऑटम सीजन का गिर रही थी। ठीक है, तो इनका इसका बड़ा जो है सिग्निफिकेंट रोल है। एंड न्यूमोनिया इज आल्सो पर्सनिफाइड, और उसका भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है इस स्टोरी में। इनके अलावा एक डॉक्टर है जो कि जॉन्सी का इलाज करने के लिए आता है, और उसी से पहले जो है बर्नमैन को जॉन्सी के विषय में पता चलता है कि उसको निमोनिया है, और फिर वो उससे मिलने जाता है। ठीक है, तो वो जो है यहाँ पर टोटल अगर ह्यूमन बीइंग के रूप में देखें तो चार कैरेक्टर्स हैं, सू, जॉन्सी, बर्नमैन एंड डॉक्टर। दो पर्सनिफाइड कैरेक्टर आप कह सकते हैं, दैट इज द लास्ट लीफ, दैट इज आइवी क्रीपर, एंड इसके अलावा द निमोनिया। निमोनिया जो है, निमोनिया डिजीज इज आल्सो पर्सनिफाइड हियर। जब आप, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट स्टोरीज हैं, इनका टेक्स्ट छोटे छोटे टेक्स्ट होते हैं। जैसे ये शॉर्ट स्टोरीज की बात करें तो कुछ को तो पढ़ने में आपको 15-20 मिनट लगेगा एक स्टोरी पढ़ने में, कुछ को हमें लगता है कि आधे घंटे लगेगा, कुछ घंटे 1.5 घंटे में हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि अगर आपके पास समय है, प्लीज़ डू राइट शॉर्ट स्टोरीज। आपको अच्छा भी लगेगा, आपका इंटरेस्ट भी आएगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको चीज़ें बेहतरीन समझ आएंगी। ठीक है, मज़ा भी आएगा पढ़ने का, और चीज़ें समझ भी अच्छी आएंगी। ठीक है, हम यहाँ पर आपको स्टोरी सुना देंगे, स्टोरी को आपको कैसे करना है, क्या चीज़ें वो समझा देंगे, बट आपको मैं, मेरा सजेशन ये होगा कि जस्ट डू रीड द स्टोरीज, वेरी फैंटास्टिक स्टोरीज हैं, तो उनको पढ़िए ज़रूर। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज़ दैट आपके पास जो ड्रामा है, ठीक है, क्योंकि स्टोरीज और थर्ड पेपर ख़त्म होने के बाद मैं ड्रामा स्टार्ट करूँगा, और ड्रामा में सबसे पहले हम पढ़ेंगे द फाइनल सोल्यूशन महेश दत्तानी का। तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके उसको पढ़िए। 8 से 10 घंटे आप अगर पढ़ते हैं खुद से, सेल्फ से, तो उसको आप पढ़ सकेंगे। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, साथ ही साथ आपके पास जो बुक होगी उसमें उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया है। तो आप, एक तो इंडियन सेटिंग है, इंडियन बैकग्राउंड है, इंडियन थिंग्स हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो लगभग कैरेक्टर्स इंडियन हैं, तो आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कम्युनल राइट्स के एक थीम पर बेस्ड है, बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत इजी सा प्ले है। तो प्लीज़ रीड द टेक्स्ट वंस, देयर आफ्टर वी डिस्कस द प्ले। ठीक है, आगे बात करें। दो हर विंडो through her window she can see an old ivy creeper growing on a nearby wall, gradually shedding its leaf as autumn turns into winter। जैसे जैसे ऑटम खत्म हो रहा था, विंटर आ रहा था, स्नोफॉल आ रहा था और बारिश हो रही थी, इन सब रीजन से जो आइवी क्रीपर है उसकी लीव्स हैं वो गिर रही थी। ठीक है, और जो जॉन्सी थी वो अपने बेड पर पड़े पड़े खिड़की से उन लीव्स को ही देखती रहती थी, और एक एक जब वो गिरती थी तो उसको गिनती थी, काउंट करती थी, और वो ये बात कहती थी कि मीन्स कि व्हेन द लास्ट लीफ विल फॉल आई विल डाई। मीन्स उसने अपने जीने की जो इच्छा थी वो छोड़ दी थी उसने। ठीक है, एंड उसने मतलब अपनी ज़िंदगी को उस लास्ट लीफ के साथ एसोसिएट कर लिया था। मीन्स व्हेन द लास्ट लीफ विल फॉल शी विल डाई। ठीक है, अलॉन्ग विद द लास्ट लीफ शी विल डाई। उसने ये सोच लिया था कि वो मरेगी। और डॉक्टर भी जो था उसने ये बात कही कि शी हैज़ लेफ्ट होप टू लिव। अगर वो इस चीज़ को नहीं छोड़ती है तो शी कैन नॉट सर्वाइव। ठीक है, अगर वो ऐसा अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ती या उसके अंदर जीने की इच्छा नहीं जगती है तो वो बच नहीं सकती, वो मर जाएगी। डॉक्टर ने भी कह दिया कि
लेकिन नेक्स्ट डे वो रिकवर करती है। रिकवर कैसे करती है? बिकॉज़ कि वो देखती है कि रात बीत गई, रात में शाम को जो है लास्ट लीफ बची थी और उसको ये उम्मीद थी कि ये रात में गिर जाएगी। और रात भर बारिश हुई, रात भर बर्फ़ पड़ी और चूँकि सू ने उसकी खिड़कियाँ बंद कर दी थी। खिड़कियाँ इसलिए बंद कर दी थी ताकि जॉन्सी उसको ना देखे। तो अगली सुबह जब खिड़की खोली तो उसने देखा कि द लीफ वाज़ स्टिल देयर। आखिरी जो पत्ती थी वो अभी भी बची थी। देन शी स्टार्ट्स थिंकिंग इफ दिस लास्ट लीफ कैन स्ट्रगल टू मच। अगर ये जो आखिरी पत्ती है, ये जो आखिरी लीफ है, ये इतना स्ट्रगल कर सकती है इतनी बर्फ के बीच में, इतने पानी के बीच में, अगर वो स्ट्रगल कर सकती है अपने जीने के लिए, देन व्हाई आई कैन नॉट, व्हाई बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आई कैन नॉट। ठीक है। देन शी स्टार्ट्स स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ। देन शी हैव सम डिजायर टू लिव। तब उसको जीने की इच्छा हुई। ठीक है। एंड देयर आफ्टर से स्टार्ट्स रिकवरिंग। ठीक है। और उसी के बाद से वो रिकवर करना स्टार्ट हो गई एंड फाइनली सी रिकवर्स हर हेल्थ। उसने अपनी हेल्थ जो है रिकवर कर ली। और आखिरी कुछ दिन तक बहरमिन जो था वो उससे मिलने नहीं आया उन लोगों से। देन जब तूने पता किया कि बहरमिन कहाँ है, पता लगा ही वॉज फाउंड डेड इन हिज फ्लैट। वो अपने फ्लैट में मरा हुआ पाया गया एंड उसके पास में एक लैंटर्न, एक लैडर और सम कलर्स एंड कैनवास वाज देयर एंड he has painted a painting on the wall. The painting was of last leaf, and that last leaf John C. sees was actually not the real leaf but the painting. Behrman painted that realistic leaf just to create some desire to live in the heart of जॉन्सी। ठीक है। जॉन्सी के हृदय में कुछ जीने की इच्छा जगाने के लिए बेहरमन ने उस बारिश में भीग करके वो पेंटिंग बनाई। बारिश में भीग करके वो पेंटिंग वहाँ दीवार पर लगाई ताकि जॉन्सी को जीने की इच्छा जाग सके। उसने अपनी अपने जीवन की परवाह नहीं की बिकॉज ही हैज़ लिव्ड हिज लाइफ एंड वंस ही वांटेड टू मेक अ मास्टरपीस एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी हु एक्सक्लेम्ड द मास्टरपीस। ये जो स्टोरी है, ये सॉरी ये जो पेंटिंग है, ये जो है रियल मास्टरपीस दैट वाज क्रिएटेड बाय बहरमन फॉर विच ही वाज वेटिंग फॉर। ठीक है। कि बहरमन जिस मास्टरपीस पेंटिंग के लिए इंतज़ार कर रहा था वो मास्टरपीस पेंटिंग यही है। एंड ड्यू टू दिस मास्टरपीस पेंटिंग जॉन्सी वाज सेव्ड, जॉन्सीज लाइफ वाज सेव्ड एंड दिस इज द रियल हीरोइज्म। एंड thereafter, through her window, she can see an old ivy creeper growing on nearby wall, gradually shedding its leaves at autumn turns into winter as she has taken the thought into her head that she will die when the last leaf falls। ठीक है। जब वो आखिरी पत्ती गिर जाएगी तब वो मर जाएगी, ऐसा उसने सोच लिया था। ठीक है। एंड द लीफ फॉल्स डे बाय डे बट द लास्ट लीफ स्टेज ऑन फॉर सेवरल डेज। ठीक है। कि पत्तियां गिरती रहीं लेकिन जो आखिरी पत्ती थी वो कई दिनों तक बची रही। ठीक है। जैसी कहानी मैंने सुनाई आपको। एंड द इल वेमन हेल्थ क्विकली रिकवर्स। और उसने फिर जीने की इच्छा समझी। उसने सोचा कि लास्ट लीफ अगर स्ट्रगल कर सकती है, वो बच सकती है, देन व्हाई आई कैन नॉट। ठीक है। तब वो धीरे धीरे रिकवर की। एट द स्टोरी एंड्स we learn that the old artist who always wanted to produce a masterpiece painting but had never had any success spent considerable time painting with great realism a leaf on the wall for the whole night। पूरी रात उसने वो पेंटिंग पेंट की। that was the masterpiece, the leaf on the wall। and but he had never had any sorry uh, whole night। Furthermore, the old artist himself died of pneumonia contracted while being out in the wet and cold। और बाहर बारिश में वो मतलब भीगा और बर्फ पड़ी तो उसको जो है निमोनिया हो गया एंड फाइनली ही डाइज। द स्टोरी एंड्स। दिस इज द पैथेटिक एंड। मीन्स बहरबिन
saves life of John C. on the cost of his own life. अपना जीवन दे करके, अपना जीवन दांव पर लगा करके उसने जो है जॉन सी की लाइफ बचाई. So finally, here are several themes in this story, that is faith versus science. That is, science is medicine, science is doctor, and faith is faith in the mind of, in the heart of John C. When John C was unwilling to live, when John C has associated her life with the last leaf, she was decaying in her health. And doctor has also recommended that if she do not have desire to live, अगर वो उसके अंदर जीने की इच्छा नहीं होगी, उसके अंदर जीने की desire नहीं होगी, she cannot be saved. But when she finds the last leaf struggling for its life, her attitude changes. She starts a willingness to live. And this made a miracle. और उसकी इस विलिंगनेस ने क्या किया, एक मिरेकल किया. एंड दैट मिरेकल वाज द रिकवरी ऑफ हर हेल्थ. एंड दैट इज फेथ वर्सेस साइंस as a theme in this story. And the other is goodness of humanity, Herman. And his actions is actually the real thing of goodness of humanity, real example of goodness of humanity. And he is also representing sacrifice, because he saved life of John C on the cost of his own. He himself dies, but he saves the life of John. He knows that if she will seize the last leaf struggling for its life, he will have a hope to live, and she will be saved. And the fourth is the goodness of the human soul. This is also associated with the character of Behrman. And friendship. Friendship is a friendship of Sue and John C. and friendship of Behrman and John C. and Sue. Okay? Means there are two friendships. Both, one is between the two girls, and the other is between the old man, the old painter, and the two girls. They paid their best. They performs their best for their friendship. Sue serves John C. best as a friend in the room for taking care her. And the Behrman painted a painting and sacrificed his own life to save the life of the girl, to save the life of John C. And after that, if we see the technique, the narrative technique in the story is that is a third person narrative. The narrator is anonymous, who is narrating from the outside. Means no character within the story is narrating the story. The narrator is from the outside, and he is all pervasive thing, pervasive character, all pervasive narrator. Means he was omniscient. He knows everything. He was seeing the whole scene from the outside and was narrating. That is a third person narrative. And here the writer has used personification, and he has personified pneumonia disease in the very first paragraph of the story. So this is a very fantastic story. I hope you will understand it. अब अगर questions की बात करें तो you will find some questions here. First of all, that is two questions. One is about the writer and the other is about the story. But remember, about the writer उम्मीद कम है, ठीक है. मीन्स जैसे क्वेश्चन ये बन सकता है, डिस्कस ओ हेनरी एज अ स्टोरी राइटर. तो वहाँ भी आपको क्या करना है, यू हैव टू डिस्कस ब्रीफली अबाउट द राइटर and little bit about his works, some of his stories, and you may narrate the two stories that I have told you in brief, and finally give some examples from this story and the summary of this story, and that will be answer of the question, that is O. Henry as novelist.
And after that, the important question is that critical analysis of the story, the last leaf. देन आपको क्रिटिकल एनालिसिस लिखनी आती है जैसे पोएम का लिखते थे। इन द सेम वे आप स्टोरीज़ का भी क्रिटिकल एनालिसिस लिखेंगे, ठीक है। हम एक क्रिटिकल एनालिसिस लास्ट लीफ का आपको इसमें अपलोड कर देंगे, बाकी का उसी के बेस पर आप लोग लिख सकेंगे, ठीक है। एंड फाइनली एक क्वेश्चन बन सकता है बहरमन के कैरेक्टर से, ठीक है, दैट इज डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ बहरमन। और थीम पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इन जनरल आप हम कहेंगे कि एक आंसर बनाइएगा जो कि आप तोड़ मरोड़ के हर एक क्वेश्चन में आप लिख सकें, ठीक है। या आप दो आंसर कर सकते हैं कि जिसको तोड़ मरोड़ करके आप हर तरीके से लिख सकेंगे, बिकॉज छोटी सी स्टोरी है, उसी की समरी में सारे क्वेश्चंस के आंसर निकलने हैं। बहरमन के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो उसका कैरेक्टर हो जाएगा, उसका रोल हो जाएगा, पूरी स्टोरी डिस्कस करेंगे तो थीम हो जाएंगी, एंड कुछ क्रिटिकल एनालिसिस कर देंगे तो क्रिटिकल एनालिसिस हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द स्टोरी एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस एंड दिस विल हेल्प यू। एंड if you have any doubt, any question, just write me in the comment box, in the chat section, in on WhatsApp or on the app, ठीक है। अगर आप इसको YouTube पर देखें तो YouTube के कमेंट बॉक्स में जो है इस स्टोरी से रिलेटेड अगर आपके डाउट्स हैं तो उसको ज़रूर लिखें। एंड फाइनली हम लोग उस पर डिस्कशन अवश्य करेंगे अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाता है। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो उसे आप व्हाट्सएप पर लिखते हैं या फिर ग्रुप में ऐप पर लिखते हैं, ऐप पर आप मैसेज करते हैं। इन दैट कंडीशन आपको वहीं पर अगर पॉसिबल हुआ तो ऑडियो में या फिर मैसेज के माध्यम से जो पॉसिबल आंसर होता है वो हम देने की कोशिश करेंगे। अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो यहाँ क्लास में डिस्कशन से, लेक्चर में डिस्कशन से छूट रहा है और आप क्वेश्चन में उसको रेज करेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से अगर आवश्यकता होगी तो अनदर लेक्चर भी करने की कोशिश करेंगे। तो ऑल अबाउट दिस फर्स्ट स्टोरी, दैट इज़ द लास्ट लीफ। तो कोशिश ये है कि एक एक क्लास में एक एक स्टोरीज को डिस्कस किया जाए और कहीं आवश्यकता होगी तो एक से ज़्यादा भी हम लोग करेंगे, स्पेशली व्हेन यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ इतने से आपका काम चल जाएगा। सजेशन इज़ दैट प्लीज़ रीड द स्टोरी इन ब्रीफ, ठीक है। एक बार स्टोरी, क्योंकि बहुत समय नहीं लेंगी शॉर्ट स्टोरीज, तो उसका टेक्स्ट आप खुद से एक बार ज़रूर पढ़ें। टेक्स्ट अगर आप पढ़ते हैं तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, तो आपके लिए वो बहुत ही जो है फ़ायदेमंद होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग। एंड मुझे उम्मीद थी कि 40 मिनट में हम एक स्टोरी समअप कर लेंगे। दैट इज़ लगभग 40-43 मिनट का, 45 मिनट्स के लगभग का ये लेक्चर होगा। दैट इज़ वेल इनफ। और आज हेल्थ थोड़ा सा बेटर है, मीन्स लिटिल बिट बेटर। तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। थोड़ा सा आवाज़ में इशू अभी भी है बिकॉज की जुकाम था, खांसी थी, थोड़ा सा सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए 2 दिन से क्लास नहीं ले रहे थे। और आज भी लाइव क्लासेस नहीं होंगी क्योंकि रिकॉर्ड करने में एक सुविधा ये है कि अगर बीच में हमको खांसी आती है, छींक आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, मैं पॉज कर सकता हूँ। लेकिन लाइव क्लास में पॉज जैसा प्रॉब्लम नहीं होता और अच्छा नहीं लगता है कि क्लास के बीच में खांसना छींकना, दैट इज़ नॉट गुड। और दूसरी चीज़, लाइव क्लास लेने के लिए हमको घर से थोड़ी दूर जाना पड़ता है, तो बाइक पर हवा लगती है और प्रॉब्लम बढ़ती है, तो दैट वॉज नॉट गुड। तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस एंड होपफुली आई विल रिकॉर्ड सम मोर टुडे और टुमारो, एंड यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ दीज स्टोरीज as soon as possible। एंड thereafter अगर आप कंफर्टेबल फील करेंगे तो जो थर्ड पेपर के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं उन पर भी हम लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे, नहीं तो उन पर लाइव क्लासेस करेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर आवश्यकता होगी लाइव क्लासेस होंगी, जहाँ पर आवश्यकता होगी रिकॉर्डिंग करेंगे। जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।